मैं सुमन गुप्ता, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। मैं आज आपको इमाइल दुर्खिम की सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा को बताने जा रही हूँ। दुर्खिम के चिंतन में सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा सर्वप्रमुख धारणा है, जो सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे विचार, धारणाएं और भावनाएं होती हैं जिन्हें समाज के अधिकतर लोग सामान्य रूप से अपनाते हैं। चूँकि ये विचार, धारणाएं और भावनाएं सबके द्वारा मान्य होती हैं, इस कारण ये सामूहिक रूप में समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन विचारों, धारणाओं और भावनाओं का निर्माण सामाजिक चेतना से होता है और सामाजिक चेतना का निर्माण व्यक्तिगत चेतनाओं की अंतःक्रिया और उनके पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप होता है। इससे जो सामूहिक विचार, धारणाएं और भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उनका संपर्क किसी व्यक्ति विशेष के विचारों, धारणाओं और भावनाओं से नहीं होता और यही कारण है कि उन्हें सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया गया है। इस धारणा को निम्नलिखित आधारों पर और भी स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। नंबर 1, प्रत्येक समाज में समानता व विभिन्नता दोनों ही पाई जाती हैं। ये सच है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, परंतु इन विभिन्नताओं के होते हुए भी सामाजिक प्राणियों में कुछ समान विचार, धारणाएं तथा भावनाएं भी होती हैं। दूसरा पॉइंट है, इन समानताओं के आधार पर समाज में इस प्रकार के कुछ विचार, धारणाएं और भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें कि समाज के अधिकतर लोग मानते हैं और जिनके प्रति जनता में आदर की भावना होती है। तीसरा पॉइंट है, सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान में या व्यक्तिगत चेतना के पारस्परिक प्रभावों के फलस्वरूप उपर्युक्त सामान्य विचार, भावनाएं और धारणाएं उत्तरोत्तर स्पष्टतया सामाजिक जीवन में जड़ पकड़ती जाती हैं और अंत में सामाजिक प्रतीकों के रूप में विकसित हो जाती हैं। चौथा पॉइंट है, ये प्रतीक, विचार, धारणाएं, भावनाएं आदि चूँकि अधिकतर व्यक्तियों के द्वारा मान्य होते हैं, इस कारण वे सामूहिक रूप में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे राष्ट्रीय झंडा हमारे राजनीतिक जीवन का प्रतीक है, धार्मिक पुस्तकें हमारे धार्मिक जीवन के और नेतागण सामूहिक रूप से जनता की भावना के प्रतीक होते हैं। इन्हीं को दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया है। चूँकि ये सामूहिक प्रतीक या विचार, धारणाएं या भावनाएं समूह के अधिकतर लोगों के द्वारा अपनाई जाती हैं और चूँकि उनके प्रति अधिकतर सदस्यों के दिल में एक आदर की भावना होती है, इस कारण इस प्रकार के प्रतीकों या विचारों अथवा धारणाओं के पीछे सामूहिक अभिमति होती है और इसी कारण वे अत्यंत प्रभावशाली होते हैं और व्यक्तियों के व्यवहारों को उनकी व्यक्तिगत इच्छा या भावनाओं के द्वारा प्रभावित हुए बिना ही
प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरणार्थ, भीड़ में व्यक्ति के व्यवहार को ही हम ले सकते हैं। भीड़ में एक मानसिक एकता होती है, जिसके कारण सभी सदस्यों के विचार और संवेग एक प्रकार के होते हैं और सभी भीड़ के कार्यों से प्रभावित होते हैं तथा उसी के अनुसार जोश, अहिंसा, अनैतिक कार्य सब कुछ करते हैं। व्यक्ति की इच्छा या भावना दब जाती है और उसके स्थान पर सामूहिक इच्छा व भावना कार्यशील होती है। केवल भीड़ में ही नहीं, समस्त समाज में भी यही होता है। सामूहिक प्रतिनिधित्व रूपी प्रतीक भी व्यक्तियों पर अपना प्रभाव पूर्ण रूप से डालते हैं और व्यक्तियों के सम्मुख दूसरा कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि उन्हीं के अनुसार वे अपने व्यवहारों को आयोजित करें। व्यक्ति की इच्छा इस संबंध में पूर्णतया दब जाती है, क्योंकि सामूहिक प्रतिनिधित्व का जन्म सामूहिक चेतना से ही होती है। यह तो चेतनाओं की चेतना होती है, इसी कारण ये व्यक्तिगत चेतनाओं द्वारा प्रभावित नहीं होती है। केवल असाधारण व्यक्ति ही इसका विरोध कर सकते हैं। स्मरण रहे कि सामूहिक प्रतिनिधित्व सामूहिक चेतना या जनमत नहीं, बल्कि उसके प्रतीक होते हैं। अतः स्पष्ट है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रथम यह है कि यह सारे समाज में फैला होता है और दूसरी यह है कि इसका व्यक्ति के ऊपर एक नियंत्रणात्मक प्रभाव होता है। सामाजिक जीवन में इस प्रकार के सामूहिक प्रतिनिधित्व अनेक महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं। यह अनेक सामाजिक संघर्षों से समाज को बचाने के अतिरिक्त सामाजिक एकता और संगठन में तथा समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। उदाहरणार्थ, बच्चे की शिक्षा माता पिता, शिक्षक आदि से सामूहिक प्रतिनिधित्व के कारण ही संभव होती है। इन सब लोगों का निरंतर दबाव बच्चे के ऊपर शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में पड़ता रहता है और सामूहिक दबाव के कारण ही बच्चे की शिक्षा उचित दिशा में नियंत्रित होती रहती है। इस प्रकार सामूहिक प्रतिनिधित्व की दुर्खिम ने सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। इनके बिना सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहारों का संगठन और नियंत्रण कदापि संभव न होगा। इनके होने के कारण व्यक्ति को व्यवहार करने का एक सही तरीका सरलता से प्राप्त हो जाता है और वह सरलता से अपने को अपनी सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल कर लेता है। ये इसलिए होता है कि सामुदायिक प्रतिनिधित्व समाज का ही प्रतीक होता है। इस कारण दुर्खिम ने सामाजिक प्रतिनिधित्व के आधार समाज को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है और सामाजिक कारण के आधार पर ही उन्होंने अपने अन्य सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। अगले भाग में मैं दुर्खिम की एक कृति सामाजिक श्रम विभाजन के बारे में बताऊंगी।